Hello student, welcome to my Booklo channel. My name is Vikas Srivastava. Today we are going to start chapter 3rd Interior of the Earth. आज हम NCERT Geography क्लास 11th से chapter 3rd Interior of the Earth मीन्स अर्थ की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सब हेडिंग्स देख लेते हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। मीन्स एक सर्कमफ्रेंस तैयार कर लेते हैं किन टॉपिक्स पे इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर, इंटीरियर के बारे में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट सोर्स होगी और एक इनडायरेक्ट सोर्स होगी। क्या डायरेक्ट सोर्स में आएगा, क्या इनडायरेक्ट सोर्स में आएगा, ये सारा डिस्कशन रहेगा। अर्थक्वेक पे डिस्कशन होगा, अर्थक्वेक वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, मेजरिंग अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, क्रस्ट, mantle, core, volcanoes and volcanic landforms, sealed volcano, cinder volcano, composite volcano, caldera, flood basalt provinces, mid-ocean ridge volcanoes and volcanic landforms. इंट्रूजन लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आएंगे, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, पैकोलिथ एंड सिल्स, और डाइक पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्कशन। नो वन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय द इनडायरेक्ट एविडेंस। कोई भी आज तक अर्थ के इंटीरियर में मीन्स एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं जा सका है। तो अब उसके बारे में, इंटीरियर के बारे में अगर हमें पढ़ना हो या जानना हो तो कैसे जानना होगा, तो कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं। एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखता है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, माउंटेन्स हैं, लेक है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये सब माउंटेन, लेक, ओशियन, प्लेटू, ये सब जो अर्थ के इंटीरियर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं इसके अंदर में, उन सभी का परिणाम है। और वो कैसे हो सकती है, एक्सोजेनिक भी हो सकती है, इंडोजेनिक भी हो सकती है। एक्सोजेनिक का मीन्स बाहरी और इंडोजेनिक का मीन्स आंतरिक, ठीक है। अभी ये सारा हम डीपली डिस्कशन करेंगे। द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, 6370 किलोमीटर। सबसे पहले हम डायरेक्ट सोर्स पे आ जाते हैं। डायरेक्ट सोर्स क्या हमें बताते हैं, जैसे कि हमने ड्रिलिंग की, ठीक है, ड्रिलिंग से हमें पता चला दैट्स व्हाई साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट। ड्रिलिंग से हमें पता चलता है एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा तक ड्रिलिंग भी नहीं जा सकती, एक लिमिट तक हमें पता चलता है कि कितने टाइप्स की लेयर हैं और किस लेयर पे किस मटेरियल को पाया जा रहा है। एक होगी डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो अभी मीन साइंटिस्ट जिस पे काम कर रहे हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग मशीन। एक होगी इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। एक तो डीप ओशन हो गया, एक इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़ा हुआ, मीन्स सरफेस और ओशन मिक्स, और डीप ओशन का मतलब सिर्फ ओशन में। ओके, तो ड्रिलिंग करके हम लेयर का पता कर लेते हैं किस लेयर पे कौन कौन से मटेरियल पाए जा रहे हैं। अनदर, जो ड्रिलिंग के अलावा और जो सोर्स है, अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इज वॉल्केनो। एक और जो सोर्स है वॉल्केनो है, उसके थ्रू आप बता सकते हैं या पता किया जा सकता है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से मटेरियल है। कैसे,
जब वॉल्केनो इरप्शन हुआ तो ये डेफिनेटली अंदर कहीं मींस मटेरियल जो बाहर लावा निकला वो अंदर मैग्मा से ही बना है। ठीक है, अंदर इंटीरियर मटेरियल को मैग्मा कहते हैं, बाहर जो निकला उसको लावा कहते हैं। तो जो मैग्मा अंदर तैयार हुआ उसमें जो इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर मौजूद होगा वही तो बाहर निकलेगा। ठीक है, जो भी मटेरियल अंदर है, निकेल है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जो भी है उसी का ही मोल्टन फॉर्म है ये। और वो जब गैसेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जो अंदर स्टोर नहीं की जा सकती तो वो अर्थ को इस तरीके से जहाँ पर भी उसको थोड़ा सा गैप मिलता है या चांस मिलता है वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तो एक तो ये सोर्स हो गया वॉल्केनो। अनदर सोर्स ऑफ गेटिंग ऑब्टेनिंग अ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज वॉल्केनो। वॉल्केनो से ही पता किया जा सकता है इंटीरियर में कौन कौन सी गैसें हैं, कौन से मिनरल्स हैं। व्हेन मोल्टन मटेरियल मैग्मा, जिसको अभी हमने बोला आपसे बताया, इज थ्रोन ऑन टू द सरफेस, जब ये बाहर निकलता है ऑफ द अर्थ, इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। तो जो ये लावा निकला बाहर इसको हम लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं तो हमें इसमें मैक्सिमम जितने भी मटेरियल हैं उनका कंपोजिशन और सारे जितनी भी गैसेस हैं वो, भाई केवल मटेरियल नहीं निकलेगा, गैसेस निकलती है, वाटर वेपर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सारी चीज़ें निकलती हैं। तो हमें उस स्पेसिफिक एरिया में कौन से मिनरल्स मिलते हैं ये हमें आइडिया हो जाता है, या कहिए कि ये कंफर्मेशन हो जाता है। इधर लावा बना, यहाँ का मटेरियल पता चल गया, यहाँ पे लावा निकला तो यहाँ का मटेरियल, इधर से निकला तो यहाँ से मटेरियल, इस तरीके से। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या आता है, जैसे कि डायरेक्ट सोर्स है वैसे इनडायरेक्ट सोर्स में हम कैसे जान सकते हैं। एज वी नो थ्रू माइनिंग एक्टिविटी, जैसे हमने माइनिंग एक्टिविटी करी, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जब भी हम माइनिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है, ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दोनों ही बढ़ते हैं। टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर। जैसे जैसे हम सरफेस से इंटीरियर की तरफ जाएंगे, अगर यहाँ पे माइनिंग हो रही है तो इस तरीके का जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, दोनों ही चीज़ बढ़ती है। इट इज़ आल्सो नोन दैट डेंसिटी ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। एक और इसी के साथ फैक्टर जुड़ा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल की डेंसिटी वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं। डेंसिटी ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। ओके, अनदर सोर्स, एक और सोर्स है इनडायरेक्ट में, मेटेओर्स। मेटेओर्स क्या, किसी और ग्रह से आए बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पत्थरों के, तो इससे भी होता है। इससे हालांकि दो चीजें पता चल सकती हैं कि यूनिवर्स में और जो प्लैनेट है उनमें क्या मटेरियल मौजूद हो रहे हैं, और जो जब ये अर्थ पे गिरते हैं इस तरीके से मेटेओर्स, ये काफी बड़ा ये क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। ठीक है, तो हम ड्रिलिंग माइनिंग की तरह ही यहाँ पर हम लेयर बाय लेयर देख सकते हैं कि इस जगह पे कौन से मटेरियल्स मिल रहे हैं। The material and the structure observed in the material are similar to that of the earth or may not be। जो मेटोर्स का मटेरियल है वो अर्थ से मिलता जुलता भी हो सकता है और नहीं भी। भाई अगर मिलता जुलता हुआ तो उसमें वहाँ पर हम सर्वाइवल कंडीशन और इन्वायरमेंट को जान सकते हैं, अगर नहीं भी है तो हमें और जानकारी मिलेगी। अगर ये मटेरियल नहीं है जो अर्थ से मिल रहे हैं तो वहाँ पे कौन से और मटेरियल मिल रहे हैं। ठीक है, अदर क्या है, ग्रेविटेशन से पता चलता है अलग अलग मटेरियल की, या इंटीरियर में जैसे जैसे जाएंगे या इंटीरियर से या सेंटर से या अर्थ के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन में इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रेविटी में इम्पैक्ट पड़ता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स में इम्पैक्ट पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड भी है अपनी, क्योंकि अगर सपोज दैट अंदर मटेरियल्स मिल रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं लेके चलेंगे अंदर कौन सा मटेरियल मिल रहा है या कौन सा नहीं मिला, अगर मटेरियल है या मेटल्स हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अर्थ की रोटेशन की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी और वो इम्पैक्ट डाल रही होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, डेफिनेटली। ओके, अगर इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अर्थ के चारों तरफ तो डेफिनेटली अंदर क्या है, कुछ मेटल्स मौजूद है। ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी वही जो अर्थक्वेक वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, उससे भी हमें पता चलता है कहीं पे अगर दराज बन गई है या फिर गैप बन गए हैं तो काफ़ी गहराई तक बनते हैं,
तो उसमें भी हम पता कर सकते हैं कि अंदर इंटीरियर में कौन सी गैसेस है, या तो गैसेस रिलीज होंगी या तो मिनरल्स निकलेंगे, या हमें खुद जाके वहाँ पे रिसर्च करनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट द डिफरेंट लैटिट्यूड। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर एक जगह पे एक जैसा नहीं है। ठीक है, एट अ डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस इट इज ग्रेटर। देखिए जैसे कि ये अर्थ है, इस तरीके से अगर हम अर्थ को कंसीडर करें तो इसमें आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस तरीके से आपने धाराएं, ये धार लाइनें यहाँ पे बनी होंगी इस तरीके से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई और लॉन्गिट्यूड मीन्स खड़ी खड़ी। तो लैटिट्यूड ऑन द सरफेस इट इज ग्रेटर, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट सेम एट अ डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेसर एट द इक्वेटर। पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर के कंपैरिजन में पोल की डिस्टेंस ये क्या है, कम है। और जब हम इक्वेटर की बात आती है तो यहाँ की डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है। तो जितना पास रहेंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, जितना दूर जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर एंड देन एट द पोल, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है। ओके now another reason to uneven distribution of the mass of the material within the earth influence this value। हाँ, एक रीजन तो डिस्टेंस वाला हो सकता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, डिस्टेंस कम ज्यादा होने पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज्यादा हो सकता है। अनदर रीजन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ मटेरियल। अर्थ के हर एक जगह पे एक जैसा मटेरियल तो मिलता नहीं है। कहीं पे आयरन है, कहीं पे निकिल है, कहीं पे मैग्नीशियम है, कहीं पे सिलिकॉन है। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग मिलने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, वो भी उसमें भी वेरिएशन आता है। ठीक है, केवल डिस्टेंस ही मींस मेजर रीजन नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स के कम या ज्यादा होने के लिए। जो मटेरियल है अर्थ के अंदर वो भी इम्पैक्ट डालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा। मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इन ए क्रिस्टल पोर्शन। डेफिनेटली अगर हम मैग्नेटिक सर्वे करते हैं अर्थ पे तो हमें पता चलता है जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, कहाँ पे मिल रहे हैं कहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, ये हमें सर्वे से पता चल जाएगा। और जब हमने सर्वे से पता किया तो उससे ये भी हमें पता चला कि उसका इम्पैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज है। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सिस्मिक एक्टिविटी जितने भी अर्थक्वेक वगैरह या इस तरीके से अर्थ शेकिंग होते हैं, उससे जो दराजे या गैप्स बन जाते हैं उनसे भी हमें पता चलता है, या सिस्मिक एक्टिविटी का मीन्स प्लेट्स का मूवमेंट होता है तभी ये सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं। तो उस कारण से हमें भी पता चलता है कि जहाँ पर हम मीन्स इस समय हैं उसके नीचे किस मटेरियल्स की प्लेटें मौजूद हैं, और उन्हीं के मूवमेंट की वजह से ये सिस्मिक एक्टिविटी या अर्थ शेकिंग हुई है। तो वो भी एक मीन्स रीजन है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझाने का। ओके नाउ सबसे पहले अर्थ को एक पे डिस्कशन कर लेते हैं। इन ए सिंपल वर्ड वी कैन से इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थ को मीन्स हिला देना। ठीक है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ को हिला देना, ये अर्थक्वेक आप कह सकते हैं इसको। इट कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ये क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है विच जनरेट वेव्स, और जो वेव्स जनरेट करती है दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, जो कि ऑल डायरेक्शन में सभी दिशाओं पे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो जिन जिन दिशाओं पे ये जाती है, कितने टाइप्स की होती है, सारा डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो उनके कारण ही अर्थ शेकिंग होती है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं अभी रिसेंटली जहाँ पे अर्थक्वेक आया हो,
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन जगहों पे रिसेंटली में अर्थक्वेक आया और उससे डैमेज क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सोशली भी, नेचुरली भी, क्लाइमेटिक भी। ठीक है। द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर along a fault and rocks। ठीक है। फॉल्ट जो बीच बीच में गैप होते हैं या जहां पे लेयर आपस में जुड़ी होती है, प्लेट से जुड़ी होती है, एंड द रॉक along a fault tend to move in a opposite direction। क्या होता है, जहां पे फॉल्ट होता है, जहां पे गैप होता है, वहीं से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से यहाँ पे ये गैप है। ठीक है। इस तरीके से ऐसे भी हो सकती हैं कहीं कहीं पे। इस तरीके से ये प्लेटें हैं, यहाँ पे गैप है। ओके। तो द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर अलोंग द फॉल्ट, जहां पर भी डेफिनेटली जहां पर भी कमजोरी मिलेगी इंसान को, इंसान हो चाहे नेचर हो, वहीं पर ही वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालेगी। ठीक है। अलोंग अ फॉल्ट, रॉक अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों आपस में क्या होती है, ये इधर मूव होने लगेगी और ये इधर मूव होने लगेगी। इससे क्या होगा, द टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन। जब ये मूवमेंट होता है इनका आपस में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। फ्रिक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, घर्षण। ठीक है। घर्षण उत्पन्न होता है। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक गेट डिफॉर्म्ड। फ्रिक्शन की वजह से ये डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब कि कुछ पार्ट इनका टूट जाता है या मीन्स टुकड़ों में हो जाता है, या इन्हीं में ही कुछ डीप होल हो जाते हैं। ठीक है। द स्लाइड पास्ट वन अनदर अब्रुप्टली। ठीक है। क्या होता है, स्लाइड एक दूसरे को बहुत ही तेजी से, मतलब कि कहें कि बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, कि बहुत ही अब्रुप्टली, मतलब कि इतनी तेजी से सेक करने लगती हैं कि इसका इम्पैक्ट अर्थ की सरफेस तक, ऊपर तक पड़ता है। इतना ज्यादा भी हो सकता है कि काफी लार्ज स्केल पे डैमेज हो जाए, बिल्डिंगें गिर जाएं, ठीक है, डैमेज हो जाए, अर्थ के सरफेस पे दरार आ जाए, इस तरीके से। दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, ये प्रोसेस क्या करती है, कि एनर्जी रिलीज करती है, और द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। एनर्जी वेव्स सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक और हाइपोसेंटर। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि एक एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, वो पॉइंट जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक और हाइपोसेंटर। जहां से रिलीज हो रही, सपोज दैट यहां से रिलीज हो रही, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोसेंटर। ठीक है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, और इस फोकस के सबसे पास में जो पॉइंट होगा अर्थ के सरफेस पे, उसको हम एपिक सेंटर कहेंगे। ठीक है। ये हाइपोसेंटर, जहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक और हाइपोसेंटर। और जो सरफेस पे नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको हम एपिक सेंटर कहेंगे। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। इसको हम एपिक सेंटर कहेंगे। देखिए कुछ फिगर है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है फोकस। ठीक है। ये क्या है, फोकस। ये फोकस है, ये, और ये इसके पास का जो नियरेस्ट पॉइंट है सरफेस पे, ये एपिक सेंटर है। ओके। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉल्ट लिखा हुआ है, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ये फॉल्ट है इस जगह पे। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड हो रही है, ये प्लेट्स ऊपर जा रही हैं और ये प्लेट्स नीचे आ रही हैं, तो ये फॉल्ट है। ये बीच का गैप क्या है, फॉल्ट है। तो इसकी वजह से क्या हुई, अर्थ सेक हुई, और यहाँ पे देखिए ये फॉल्ट की वजह से ये फॉल्ट शार्प यहाँ पे जनरेट हो गया। आपको लिख देता हूँ इधर, फॉल्ट स्क्रैप स्कार्प। ठीक है। ये देखिए, ये जो सरफेस है वो ऊपर और ये नीचे। ओके। ये किसकी वजह से हुआ,
अर्थक्वेक की वजह से। आगे देख लेते हैं अर्थक्वेक वेव्स। ओके, अर्थक्वेक वेव्स। Earthquake waves, all natural earthquake takes place in lithosphere। जितने भी अर्थक्वेक होते हैं सरफेस पे, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन ए लिथोस्फीयर। ये सभी लिथोस्फीयर, अब मैं आपको यहाँ पे वन पॉइंट डीपली समझा देता हूँ क्या है। जैसे कि ये पूरा अगर हम इंटीरियर एक अर्थ को इस तरीके से यहाँ से काट के निकालें इतना पोर्शन, तो वही ये पोर्शन है, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन ये लिथोस्फीयर, ओके। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ये मेंटल जहां से स्टार्ट हुई है उसका अपर मोस्ट पार्ट ये और प्लस ये क्रस्ट का पार्ट और ये अपर मेंटल का पार्ट, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, लिथोस्फीयर बनेगा, ठीक है। अब यहां से ये तो ऊपर पार्ट हो गया और यहां तक नियर अबाउट 2900 किलोमीटर इतना पोर्शन मेंटल कहलाता है। ये मैं आपको अभी सब कुछ समझा दे रहा हूँ क्योंकि किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कहाँ से मैग्मा तैयार होगा और कहाँ तक आएगा और क्या स्ट्रक्चरल चेंजमेंट आएंगे, वो सारी चीजें, ओके। ये मेंटल हो गया। ये कोर, इसमें भी दो पोर्शन होंगे, एक आउटर कोर होता है जो कि लिक्विड होता है और एक इनर कोर होगा जो कि सॉलिड होगा। जो आउटर कोर है वो मेंटल से, जो कि लोअर लेयर है मेंटल की, वहां से लेकर ये इनर कोर के अपर तक, ठीक है। कितने डीप आपको जाना पड़ेगा, 5100 किलोमीटर, इतना डीप आपको जाना पड़ेगा। नियर अबाउट आप समझ लीजिए कि 2200 मेंटल से, ठीक है। मेंटल से और ये डिस्टेंस, ये बीच की डिस्टेंस आउटर कोर की, और उसके और डीप अगर हम जाएंगे नियर अबाउट 6378 किलोमीटर, तो ये हमें क्या मिलेगा, इनर कोर मिलेगा जो कि सॉलिड होगा। 1500 किलोमीटर यहाँ आ गए, फिर उसके बाद आपको नियर अबाउट और कितना जाना पड़ेगा, 1278 किलोमीटर, इतना आपको और डीप जाना होगा, तब आप यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे पहुंचेंगे, ओके। नाउ क्रस्ट आपको जो मिलेगी अपर लेयर सरफेस की, वो कहां तक मिलेगी, डीप 100 किलोमीटर तक। इसी वजह से उन्होंने थिक लिखा है कि ये डीपली कहां तक आपको मिलेगी, 100 किलोमीटर तक। उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाता है, मेंटल जाएगा आपका 2900 किलोमीटर तक, ओके। ये ऊपर की लेयर है जिसको क्रस्ट उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ये सारा इंटीरियर जो है अर्थ का, उसका ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। लिथोस्फीयर समराइज कर देता हूँ। लिथोस्फीयर जो ऊपर का क्रस्ट और अपर मेंटल पार्ट, एक सेकेंड, अपर मेंटल पार्ट और क्रस्ट, ये दोनों मिलके लिथोस्फीयर बनाएंगे। और ये है आपका पोर्शन एस्थेनोस्फीयर का। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आपको जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच का डिस्कशन, मींस जो भी मूवमेंट होता है यहाँ पे बेसिकली यहीं पे होता है। अर्थक्वेक के समय या वॉल्केनो के समय जो भी चेंजमेंट आएगा या जो भी मटेरियल बाहर आएगा वो ज़्यादातर यहीं से होता है। तो इसके बारे में आपको डीप जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से लिथोस्फीयर है कहाँ तक, और उसके बाद कहाँ से एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। तो मेंटल का पार्ट है स्टेनोस्फीयर, इसी पे ही स्टेनोस्फीयर पे ही लिथोस्फीयर की प्लेटें स्लाइड करती हैं, यहीं पे, ओके, यहीं पे स्लाइडिंग होती है। उसके बाद आपको मेंटल मिलेगा, अपर ये मेंटल पोर्शन से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद आपका कोर आ जाएगा। कोर में भी दो पार्ट होंगे, एक आउटर कोर होगा और एक इनर कोर होगा। आउटर कोर 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक होगा और उसके बाद और डीप जाएंगे 1278 किलोमीटर, तो आपको सेंटर मिल जाएगा। और यहाँ से 5100 किलोमीटर से लेके सेंटर तक ये आपको इनर कोर मिलेगा जो कि सॉलिड होगा, आउटर कोर लिक्विड होगा, ओके ना। अब आगे चलते हैं। सिस्मोग्राफ,
सिस्मोग्राफ इज रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस। सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये जो वेव्स होती हैं, आपने और भी पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये सारी वेव्स को, जो भी अर्थक्वेक की वेव्स हैं उनको ये रिकॉर्ड करता है, हमें बताता है कि उस अर्थक्वेक जो आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये हमें काफ़ी मदद करता है लोगों को उन जगहों से इवैक्यूएट करने में जो कि उन जगहों पे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है या आने की संभावना है। अर्थक्वेक वेव्स एक तो बॉडी वेव्स होंगी और एक सरफेस वेव्स होंगी। बॉडी वेव्स इट जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। इट जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस। फोकस पे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, फोकस पे यहाँ पे, ठीक है, फोकस पे इट जनरेट ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। फोकस पे जो एनर्जी रिलीज होती है वहां पे बॉडी वेव जनरेट होगी एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन, और सारी डायरेक्शन पे ये मूव करेगी। यहां से एनर्जी जनरेट होगी और ये सारी डायरेक्शन पे मूव करेगी, ठीक है। या आप देख सकते हैं ना, इस तरीके के सर्किल जो बने हैं ये सब वेव्स की मूवमेंट को ही दर्शा रहे हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़ती चली जाती है, ओके। हालांकि इसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, मगर ये इस तरीके से फैलती चली जाती है, ओके। अब आती है बात सरफेस वेव्स की। द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद सरफेस रॉक्स। जब ये बॉडी वेव्स आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं ये सरफेस रॉक से इंटरैक्ट करती हैं या मीट होती हैं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। सरफेस की जो रॉक है यहाँ पे ये मीट करेंगे एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स, और एक यहाँ पे नई वेव जनरेट कर देती हैं जिनको हम सरफेस वेव कहते हैं, जिसका मींस मेजर रोल अर्थ को सेक करने में या अपर सरफेस को सेक करने में निभाती हैं। ये इस तरीके से कांटेक्ट में आई तो ये पूरा अर्थ यहाँ की सरफेस क्या हो गई, सेक करने लगी, ठीक है। इसी को अर्थक्वेक कहते हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव, टाइप ऑफ मटेरियल। वेलोसिटी ऑफ वेव्स डिपेंड करती है कि वहां पे किस तरीके का मटेरियल है, लिक्विड है या सॉलिड है, ओके। उस पे ये डिपेंड करती हैं कि वहां पे वेव्स की स्पीड या इंटेंसिटी क्या होगी उस मटेरियल पे, वहां पे जो मटेरियल मौजूद है, किस मटेरियल पे कैसी फ्रीक्वेंसी होती है या क्या इंटेंसिटी होती है, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स पे आते हैं। बॉडी वेव्स यहाँ पे टू टाइप्स की अभी डिस्कशन किया है इन्होंने, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव्स बहुत तेजी से चलती हैं और सबसे पहले अर्थ की सरफेस पे आती हैं। साउंड वेव्स मींस इनका कंपैरिजन आप साउंड वेव्स या इनको आप साउंड वेव्स भी कह सकती हैं, या कंपैरिजन किया जा सकता है कि पी वेव्स की इंटेंसिटी या जो स्पीड है वो साउंड वेव्स के बराबर है। ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, ये सभी से होकर गुजर सकती हैं। ये देखिए पी वेव्स का पाथ इन्होंने दिखाया है, ओके जी। ये है ठीक सॉलिड पोर्शन, और ये है अगर लिक्विड पोर्शन, तो यहां से भी पी वेव्स क्या हो गई, पास थ्रू हो गई, ओके। हालांकि डायरेक्शन इनका काफी चेंजमेंट हो रहा है, मगर ये लिक्विड और सॉलिड दोनों तरफ से पास होगी, दोनों ही मीडियम से। एस वेव्स अराइव्स एट द सरफेस विद सम टाइम डिले। जो एस वेव्स हैं उनको सरफेस तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। यहाँ पे इन्होंने पी वेव्स और ये एस वेव्स, ये एस वेव शैडो जोन है, एस वेव शैडो जोन के, यहाँ पे एस वेव नहीं पहुंच पाती हैं, जिन एरिया पे पहुंच पाती हूँ, जहाँ पे एस वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं वो ये, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड मिलता है तो लिक्विड से वो पास थ्रू नहीं हो पाती, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया होगा। ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल, केवल किससे पास हो सकती हैं, कहाँ पे ट्रेवल कर सकती है, केवल सॉलिड मटेरियल से। तो इसका मतलब यहाँ पे अपर पे आपको सॉलिड मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे सेंटर पे आपको क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर एस वेव्स पास थ्रू नहीं हो पा रही, सॉलिड से पास थ्रू हो पा रही, जहाँ पे वो लिक्विड पोर्शन आ गया उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे, ओके। नाउ वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। ये वेव्स ही हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं।
अगर आप इवन मतलब कि जिस टेबल पे आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी अगर इस तरीके से अगर साउंड क्रिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ वेव जनरेट हुई होगी और वो पूरी टेबल पे फैल गई होगी। उसी तरीके से ये पी वेव एस वेव्स भी जहाँ से जनरेट होती हैं उसके बाद ये चारों तरफ फैलना चालू हो जाती। और जब ये अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पर डिवास्टेशन या डिस्ट्रक्शन ये सब क्रिएट करती हैं। ओके, प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। डिफरेंट वेव ट्रेवल इन अ डिफरेंट मैनर कॉज वाइब्रेशन। अलग अलग वेव्स अलग अलग मैनर से ट्रेवल करती हैं और वाइब्रेशन जनरेट करती है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में होता है। सेम वैसे ही वाइब्रेशन लार्ज स्केल में वेव्स क्रिएट करती हैं अर्थ सरफेस में, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में। ओके, पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। पी वेव्स क्या होती है, पैरेलल चलती हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेव। जो वाइब्रेट करती हैं पी वेव तो क्या होता है, पैरेलल होती है, ठीक है। और एस वेव उसी जगह पे क्या होता है, वर्टिकल होती है। एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ठीक। और उसी जगह पे पी वेव्स क्या होती हैं, वो पैरेलल चलती है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल चलेंगी। नाउ इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। जो इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन है वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो सारे डायरेक्शन पे या सारे मटेरियल से पास थ्रू नहीं हो पाती। तो इस कारण से जहां से वो पास थ्रू नहीं हो पाती वो उनका शैडो जोन क्रिएट कर देता है वहां पे। ये इस तरीके, जैसे ये एस वेव का शैडो जोन है, यहाँ से पी वेव भी पास हो जाएगी, एस वेव भी पास हो जाएगी, मगर यहाँ से लिक्विड होने की वजह से यहाँ से एस वेव पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। एस वेव यहाँ पे पास इतने पूरे पोर्शन पे पास नहीं हो पाएगी। और जबकि उसी जगह पे पी वेव्स यहाँ पे सॉलिड से भी पास हो रही, यहाँ लिक्विड से भी पास हो रही, लिक्विड से पास होने के बाद फिर सॉलिड पे आ रही, ठीक है। मगर कुछ ऐसा पोर्शन उसके बावजूद भी रह जाता है जहां से वो पास नहीं हो पाती। पी वेव्स शैडो जोन, ये पी वेव्स का शैडो जोन, नो डायरेक्ट पी वेव्स, ओके। और ये एस वेव का शैडो जोन है, नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव्ड है, कोई डायरेक्ट नहीं आती, वाइब्रेशन ये हो सकता है, कुछ शेकिंग हो सकती है नॉर्मल सी, मगर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आती। नाउ वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड एट सम स्पेसिफिक एरियाज। वही शैडो जोन वही चीज है जहां पर वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड एट सम स्पेसिफिक एरिया, कुछ एरिया पे जहां पे वेव्स नहीं आ पाती उनको हम शैडो जोन कहते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अभी तक तो शैडो जोन की बात हो रही थी, अर्थक्वेक की बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है और डीपली टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। वेव्स हो गई, अर्थक्वेक हो गया, शैडो जोन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये क्या है, इनको हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप नाम से ही जान जाएंगे कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक या वॉल्केनिक अर्थक्वेक। जनरेटेड स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक फॉल्ट के बारे में आपको बताया था, ये फॉल्ट, ठीक है, ये यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ओके। एक सेकेंड, ओके ओके, एक सेकेंड, कोलैप्स अर्थक्वेक, हाँ। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक या वॉल्केनिक अर्थक्वेक। जनरेटेड स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन, जहां पे फॉल्ट मैंने अभी आपको दिखाया वहां पे स्लाइडिंग होती है, जनरेट स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स, रॉक की स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। उस जगह से वॉल्केनो भी इरप्ट होते हैं या मटेरियल भी निकलता है, वहां से मिनरल्स निकलते हैं, उसकी वजह से उतने पोर्शन में जहां से ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है इस तरीके से, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा या अंदर कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी, तभी तो ये मटेरियल बाहर आया। तो आसपास के एरिया में जहां से भी ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है जिस जगह से, उसके आसपास एरिया तक आपको क्या फील होगा, अर्थक्वेक फील होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ शेकिंग ऑफ अर्थ। कोलैप्स अर्थक्वेक, इसमें क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी जैसे कि हम करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी हम माइनिंग इतनी ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि सपोज दैट यहाँ से गए, हम इंटर किया, हमने हमने यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करी, इतने इतने यहाँ पे माइनिंग करी, फिर और आगे बढ़े, फिर वहाँ माइनिंग करी,
फिर और आगे बढ़े, फिर वहां माइनिंग करी, फिर और आगे बढ़े और यहाँ माइनिंग करी। तो ये क्या होता है, ये ऊपर का पोर्शन इतना क्या हो गया, इस तरीके से आपको ब्लैंक हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। अब इस पोर्शन को या इस फ्लोर को, जो रूफ है, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं है। तो जब आप माइनिंग करते करते यहाँ तक पहुंचते हैं तो ये यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटी रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स, और इसकी वजह से आसपास के एरिया में जहां पर भी माइनिंग होती है उसके आसपास के एरिया में ये इतने लार्ज स्केल पे हो, मीन्स रूफ कोलैप्स होती है, या इतनी इनकी इंटेंसिटी होती है कि आसपास के एरिया पे आपको अर्थक्वेक फील होगा। ओके, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी होते हैं कई तरीके की, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइस। जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि इंटीरियर में कई सारी चीजें हुई या मटेरियल का रिएक्शन हुआ, कुछ नया मटेरियल बना जो कि एक्सप्लोजिव है, तो वो फट के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, नहीं फटेगा तो अर्थ सीक होगी। ओके, या तो फिर हमने खुद ऐसे, ह्यूमन ने खुद ऐसी चीजें कर रखी जैसे कि केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस, न्यूक्लियर मींस मटेरियल है उसका डिकम्पोज करते हैं हम। ओके, या डंपिंग करते हैं हम, तो जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। इन फ्यूचर सपोज दैट आज तो आपने कलेक्ट किया तो कम है, मगर इन फ्यूचर ये कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक क्या जनरेट कर देगा, एक मींस गैसेस, और इनकी रिएक्शन की वजह से एक नए मटेरियल्स या मिनरल्स बन जाएंगे, जो कि जरूरी ही नहीं कि मींस साइलेंट मोड में रहें, हो सकता है ये काफी एक्सप्लोसिव हो। ओके, क्योंकि आजकल हम न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, और जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको हम डंपिंग करते हैं। अगर इस तरीके की डंपिंग कोई भी कंट्री कर रहा है तो वो काफी डिवास्टेटिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ये काफी मीन्स अगर न्यूक्लियर जो होते हैं एलिमेंट्स वगैरह, ये अगर जरा से भी क्वांटिटी है तो ये काफी मीन्स डेंजरस है। इनके आपको जानते हैं इसमें से रेज अल्फा बीटा गामा निकलती हैं, ये काफी पेनिट्रेटिंग होती हैं। ओके, नाउ रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जैसे कि रिजर्वर जहां हमने रिजर्व करके रखा, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि ऐसे हमने, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं मीन्स, आप अगर दिल्ली वगैरह गए हो, कभी दिल्ली वगैरह गए हो, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कई जगहों पे, दो जगह पे मेनली मैंने देखा है कि जो गार्बेज माउंटेन मीन्स कूड़ा करकट के पहाड़ बनाए हुए, कूड़े जितना भी दिल्ली भर का कूड़ा है या आसपास का एनसीआर का कूड़ा है वो वहीं पे आके सब कलेक्शन होता है। ठीक है, अभी कुछ ही सालों पहले, एक दो साल पहले की बात है, ये क्या हो गया था, ये कोलैप्स हो गया था। भाई अगर आप डंपिंग करते जाएंगे, एक किसी भी चीज की एक कैपेसिटी होती है, उसके ज्यादा ज्यादा आप डंपिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो कोलैप्स हो जाएगा। तो उसमें कई जो मीन्स पास हो रहे थे उस रोड से, उनमें से दो चार लोगों की मृत्यु भी हो गई इसी में, क्योंकि ये जो गार्बेज का माउंटेन जो बना के रखा है इन लोगों ने, वो कोलैप्स हो गया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिजर्वर की, इसी तरीके से हम बहुत सी अदर चीजों को रिजर्व करके रखते हैं जो कि इन फ्यूचर में सोचते हैं कि ये काम आएंगे, या केमिकल्स हैं हमने बना लिए हैं वॉर के समय या किसी अदर कंडीशन में ये सब काम आएंगे, मगर क्या होता है कि इन सब की एक लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर आप इनको टाइम तक रखेंगे तो हो सकता है कि एक्सप्लोड हो जाए, या आपने उतनी केयरिंग ना की जितने की उनकी डिमांड थी। ओके, इट ऑकर इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्व्स, जहां पर बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स होते हैं, लार्ज रिजर्व्स। ठीक है, चाहे मटेरियल के हो गए, चाहे केमिकल्स के हो गए, चाहे ये इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर से निकला हुआ वेस्टेज हो, ये सारी चीजें। अच्छा, हमने पहले बात कर ली अर्थक्वेक की, वेव्स की बात कर ली कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं मेजर की, मेजरिंग अर्थक्वेक कैसे मेजर करेंगे। मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिश्टर स्केल, जिस मैग्नीट्यूड स्केल से इसको नापा जाता है या मेजर किया जाता है उसको रिश्टर स्केल कहते हैं। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस इन नंबर 0 to 10, और जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम 0 to 10 के बीच में ही काउंट करते हैं। मीन्स अगर 5 है, ठीक है, या 5 से कम है तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर मोर देन 5 है तो ये जिस भी एरिया पे आया हो उसमें काफी अच्छा खासा मीन्स डिवास्टेशन कर सकता है। ओके, 6 है, 6.5 है या 7 है। ओके,
तो ये मैग्नीट्यूड के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि उस रीजन में कितने बड़े स्केल पे अर्थक्वेक आने वाला है और कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये हमें रिक्टर स्केल से पता चल जाता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मेर्साली। जो इंटेंसिटी है ये तो एक मैग्नीट्यूड हो गया, नाप हो गए, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितना ज़्यादा वो प्रभाव डालेगा या कितना कम डालेगा, उसका भी स्केल है। इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड एट मेर्साली। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12, जहां पर रिएक्टर स्केल की जो रेंज है वो 0 to 10 है, वहीं पे हमने इंटेंसिटी स्केल की रेंज 1 to 12 रखी है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, रिएक्टर स्केल 0 to 10 और मेर्सालिस, ओके, जो इंटेंसिटी स्केल को नापने के लिए नाम है मेर्साली स्केल। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज 1 to 12 रखा है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ग्राउंड सेकिंग, सबसे पहला रीजन, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड्स, सॉइल लिक्विफिकेशन, मीन्स सॉइल जो अगर डिवास्टेशन हुआ है या कोलैप्स हुआ है, या अगर कोलैप्स या अर्थक्वेक आने की वजह से जमीन का पानी, जो अर्थ का पानी है वो बाहर आ गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये यहाँ की जो ऊपर की सरफेस में मिट्टी मौजूद है उसके साथ मिक्स होके इसको लिक्विफाइड कर देगा और ये बह जाएगी सारी मिट्टी। ओके, कोई जरूरी नहीं कि जहां पर भी अर्थक्वेक आए तो जो डैमेज हो वो बिल्डिंगों को ही हो, वहां पे पाए जाने वाले रॉक्स या सॉइल या अदर नेचुरल रिसोर्सेज उन पे भी बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाएगा, ग्राउंड लर्चिंग हो जाएगी, मीन्स जमीनें खिसक सकती हैं, अवलांचेस होंगे, बड़े बड़े पहाड़ टूट जाएंगे अगर माउंटेन एरियाज पे आता है तो। ओके, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में अगर आपने देखा हो कभी अर्थक्वेक या बाढ़ वगैरह आती है तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फ्लड फॉर्म्स डैम एंड लीवी फेलियर, बाढ़ आ सकती है अगर डैम वगैरह टूट जाते हैं, और लेवी फेलियर, लेवी क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं, लेवी ये है, ओके, ये है लेवी, ये जो ये ब्लॉकेज बना के रखा है ना इन्होंने, ये है लेवी, ये इधर है लेवी, ये ठीक है, एक बाउंड्री है कि इसके बाहर पानी, मीन्स यहां से पानी को रोकने की किया गया है कि इससे बाहर पानी, अगर कहीं पर कभी बाढ़ आती है या किसी अदर रीजन से यहाँ पानी की क्वांटिटी बढ़ती है तो ये बाहर ना आए, तो इस तरीके से लेवी बनाई जाती है। मगर बहुत से ऐसे कारण होते हैं, सपोज दैट अर्थक्वेक आया या वोल्केनिक इरप्शन हुआ आसपास किसी एरिया में, तो यहाँ पे सेकिंग हुई और सेकिंग की वजह से ये क्या हो गया, लेवी ब्रेक हो गए। जब ब्रेक हो गए तो यहाँ से पानी पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें हैं ना। फायर, आग लग सकती है, स्वाभाविक सी बात है, अगर बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल डैमेज होते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, मीन्स आग भी लग सकती है। हो सकता है कि पानी अगर साथ में है तो जो लाइन जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की वो उसमें गिर जाए और आसपास में करंट फ्लो होने लगे, बिल्डिंगों में करंट आ जाए या सड़कों पे करंट आ जाए, तो आप बताइए नीचे तक नहीं उतर सकते या इस तरीके से चीजें भी नहीं कर सकते कि सर्वाइवल के लिए बच के कहीं आप भाग सकें। ओके, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, वही बिल्डिंग वगैरह। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स टूट के गिरना चीजों का, या सुनामी। सुनामी कब आएगी, सुनामी जब अर्थक्वेक किसी ओशन की मीन्स सरफेस पे, यहाँ पे इस तरीके से वॉल्केनो होते हैं या अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेयर्स मीन्स इस तरीके से है, ये ऊपर उठ के, और जिस तरीके से 2004 में आई थी साउथ ईस्ट एशिया में या इंडिया में कह लीजिए, इस तरीके से ये जो वेव्स हैं ये ऊपर उठ के ये सरफेस की तरफ जाने लगती हैं, इसी को सुनामी कहते हैं। अगर अर्थक्वेक आता है तो डेफिनेटली ये वाटर भी सेक होगा, वाटर सेक होने की वजह से ये ऊपर की तरफ वेव्स उठती हैं और ये अर्थ की तरफ, जिस तरफ डायरेक्शन है वेव्स का इंटीरियर का, उसी की तरफ ये आगे बढ़ने लगती है। नाउ
द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिवास्टेटिंग इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज मोर देन 5 ऑन रिक्टर स्केल। जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था, इस तरीके का डिवास्टेशन हो सकता है। बताइए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो सब तहस नहस हो जाता है। ओके, ये सब बहुत तेजी से इस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ। क्यों? क्योंकि हम नेचर के साथ बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर इस तरीके से हमें लोगों को बचाना होता है, निकालना होता है जमीन के अंदर से, सिर्फ हमारी बहुत सारी गलत चीजों की वजह से। ओके, ये बिल्डिंग कोलैप्स। ठीक है, इस तरीके से डिवास्टेशन देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक से। ये देखिए माउंटेन एरियाज में आया है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब जरा ये अर्थक्वेक आया है तो ये इसका रीजन क्या है, इसके मीन्स अर्थ के इंटीरियर से कैसे जनरेट होता है या क्या क्या मटेरियल इसमें से निकलता है, इन सब चीज़ों के विषय में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है। ओके, इस पे दिखाया है मैंने, ये ऊपर का, ये क्रस्ट 5 to 70 कह लें या 100 कह लें, ठीक है, 0 to 100 कह लें, ये क्रस्ट है। थिकनेस वेरीज ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। इसकी थिकनेस डिपेंड करती है कि ओशियनिक है, समुद्री क्षेत्र पे है, या इस तरीके से सरफेस पे है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल एरियाज पे है। तो ये ओशन पे यहाँ पे थिकनेस देखिए कम है। ओके, और यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल एरिया में ज़्यादा है, और जहाँ पे माउंटेन है या प्लेटू है तो वहाँ पे और ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लैंड एरिया थोड़ी सी कम है, मगर उसके कंपैरिजन में ओशन के एरिया में जहाँ पे क्रस्ट मिलता है उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, नाउ मेंटल की बात कर लेते हैं। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम मोहन डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब देखिए इस तरीके से हर एक जहां से भी लेयर चेंज हुई है वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी होगी डेफिनेटली। जहां पर भी चेंजमेंट हो रहा है जहां से लेयर का, तो स्वाभाविक है वहां पे कुछ ना कुछ मिक्स हो रहा होगा, या वहां से पता चला होगा कि यहाँ से नई लेयर चालू हो रही। तो जहां से स्टार्टिंग है उसी को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये 2 टाइप्स की आपको मिलेगी यहाँ पे। एक तो मोहो जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में होगी। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया ऊपर वाला पोर्शन, और ये मेंटल हो गया, तो इसके बीच में ये आपको मोहो मिल जाएगी। और मेंटल और आउटर कोर के बीच में ये है आउटर कोर, इसके बीच में आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। ओके, मींस यहां से पता चल जाएगा यहां से अर्थ के इंटीरियर से लेयर चेंज हो रही है। जहां से चेंज हो रही है उसी को हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अगर मेंटल और कोर के बीच में चेंज हो रही है या क्रस्ट और मेंटल के बीच में चेंज हो रही है तो मोहो। ओके, नाउ लिथोस्फीयर मैंने जैसे आपको बताया है कि क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल और क्रस्ट इन दोनों के मिक्सअप से क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। इसके नीचे आपको एस्थेनोस्फीयर मिलेगा जो कि पार्शियली मेल्टेड होगा, इतना ज्यादा सॉलिड नहीं होता जितना कि क्रस्ट होता है या अपर मेंटल होता है, उससे थोड़ा सा क्या होगा, लिक्विड में होगा। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर पार्शियली मेल्टेड। नाउ मेंटल आपको कहां तक, जैसे कि इन्होंने 2850 किलोमीटर लिखा है, वैसे मींस ये 1900 किलोमीटर तक है। ओके, डेप्थ इसकी 1900 किलोमीटर तक, 50 तक कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये चीज है। तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, मेंटल और ये कोर, मेंटल ये जो लोअर वाली लेयर है और ये कोर जो अपर वाली लेयर है। तो आउटर कोर लिक्विड 2000 किलोमीटर थिक, और ये इनर कोर सॉलिड 1270 किलोमीटर मींस थिक रहेगा। इसकी जो मोटाई होगी वो 1270, जैसे कि अभी मैंने डिस्कशन किया। टोटल कोर आपको मिलेगा 3470 किलोमीटर, और इसमें 2 पार्ट होंगे। एक 22 किलोमीटर थिक होगा जो आउटर कोर होगा, और इनर कोर 1270 किलोमीटर। ओके,
ये सारी चीजें। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहर डिसकंटिन्यूटी और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, नाउ आगे देखते हैं वॉल्केनोस एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्टिव वॉल्केनो, जो वॉल्केनोस हैं या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक्टिव वॉल्केनो, if the material are being released or have been released out in a recent past, अगर material जो है are being released, अगर उससे रिलीज हो रहा है या रिलीज हो चुका है, have been released out in a recent past, हाल ही के समय में, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्टिव वॉल्केनो में। The material in outer mantle portion is called magma. When it reaches to the surface, it is referred to as lava. अगर मटेरियल इंटीरियर में है, ठीक है, जब तक वो इंटीरियर में है, जब तक बाहर नहीं आया, तो इसको हम मैग्मा कहेंगे। और जब ये बाहर आ जाता है, ओके, तो इसको हम लावा कहते हैं। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा, अपर मेंटल पोर्शन, ओके, and when it reaches to the surface it is referred to as lava. जब ये अर्थ पे पहुंचता है, अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है, तो इसको हम लावा कहते हैं। लावा इंक्लूड्स पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, वेट अ सेकेंड, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। लावा इंक्लूड्स पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट, गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड एंड माइनर अमाउंट ऑफ द क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर्गन। जो भी लावा बाहर आता है उसमें छोटी छोटी मींस डेब्रीज, मींस पत्थर के टुकड़े आप कह सकते हैं। वॉल्केनिक बॉम्ब्स मींस, वॉल्केनिक बॉम्ब्स का मतलब हो गया जलते हुए मटेरियल, ठीक है, बॉल्स टाइप की होती हैं और इतनी जल्दी तो वो बुझेंगी नहीं, उनको टाइम लगेगा, मगर जब वो आते हैं बाहर तो वो बॉम्ब्स टाइप के। मींस कहने का मतलब ये है कि ऊपर आके फटते भी हैं, कुछ ऐसे ही गिर जाते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ओके। मींस इस तरीके से इग्नियस रॉक के जलते हुए या मटेरियल जो कि जलता हुआ, ठीक है, बॉल इस तरीके की। एश, डस्ट, गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, उसमें से एश में कुछ राख निकलेगी, जैसे कि धूल का गुबार होगा आसपास। अगर यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तो इस जगह यहाँ पे इस तरीके से धूल के गुबार बन गए होंगे, ठीक है। या डस्ट होगी, गैसेस होंगी सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे, सल्फर कंपाउंड हो सकते हैं, ओके। माइनर अमाउंट ऑफ द क्लोरीन, इनमें क्लोरीन जो भी लावा है बाहर, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो यहाँ पे डिस्कशन की गई है। नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन हो सकती है, आर्गन हो सकती है, ये सारे मटेरियल होंगे, ओके। वॉल्केनोस on the basis of nature of the eruption and the forms developed, नेचर के बेसिस पे, on the basis of the nature of the eruption and forms developed at the surface, जो इरप्ट हुए हैं मींस नेचर के हिसाब से, और नेचर के हिसाब से मींस कुछ एक्टिव होंगे, कुछ नॉन एक्टिव होंगे, कुछ काफी समय से ऐसे ही होंगे, साइलेंट होंगे, और फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। और उस जब वो वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं तो किस तरीके का शेप बना है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे किस तरीके के शेप बने, स्टीप है या फ्लैटन है, ये सब सारा डिस्कशन करते हैं हम। जैसे कि सील्ड वॉल्केनो, सील्ड वॉल्केनो क्या है? बारिंग द बसाल्ट, ओके, लार्ज वॉल्केनो ऑन द अर्थ। अच्छा, ये क्या करते हैं? बसाल्ट मटेरियल को बाहर आने से रोकते हैं, जैसे कि ये सील्ड वॉल्केनो है, ये सील्ड वॉल्केनो, ये क्या होगा, ये बसाल्ट को बाहर आने से रोकेगा, ये बसाल्ट को यहीं पे कलेक्शन कर देता है। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है, ये काफी इसका मींस साइज बहुत बढ़ता चला जाता है। तो इसी वजह से ये सबसे पहली कैटेगरी में रखा गया कि लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑन द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे मिलने वाला सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो, ओके जी। नाउ इसके बाद और ये आपको मिलेगा हवाई वॉल्केनोस, मींस हवाई वॉल्केनो इस सील्ड वॉल्केनो का एक एग्जांपल है, ओके, एग्जांपल ऑफ सील्ड वॉल्केनो। नाउ आगे
सिंडर कोन भी एक वॉल्केनो का टाइप है, जैसे कि मेड अप ऑफ बसाल्ट लावा इज वेरी फ्लूइड वॉल्केनोज आर मीन्स दे आर नॉट स्टीप। जो वॉल्केनो होते हैं वो स्टीप नहीं, कैसे, जैसे कि सिंडर कोन ये इस तरीके से, ये फ्लैटन आपको दिखेगा काफी, ठीक है, स्टीप नहीं दिखेगा कि सीधा सीधा इस तरीके से खड़ा हो, ओके, ये नहीं मिलेगा आपको। तो सिंडर कोन मेड अप ऑफ बसाल्ट, ये इस बसाल्ट से बने हुए हैं। जहां पे सील वॉल्केनो ने बसाल्ट को बाहर आने से रोक रखा था, बैरिंग द बसाल्ट, ओके, वहीं पे ये वॉल्केनो सिंडर कोन ये बसाल्ट से ही बने हुए हैं, मेड अप ऑफ बसाल्ट लावा इज अ वेरी फ्लूइड, और इनसे निकलने वाला जो लावा होता है वो बहुत ही पतला होता है। पतला होगा, स्वाभाविक सी बात है, वो उतनी ज्यादा दूर तक फैलेगा, जितना गाढ़ा होगा उसका कलेक्शन उतनी पास ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, और जितना ज्यादा वो पतला होगा उतना ही वो आगे फैलता चला जाएगा, ओके। लो इन हाइट आर फॉर्म्ड ऑफ द वॉल्केनो डस्ट एंड एश। क्या होता है कि लो इन हाइट, इसी वजह से इनकी हाइट देखिए, वहीं पे देखिए सील वॉल्केनो की हाइट है, और यहाँ पे उसी जगह पे सिंडर वॉल्केनो की कोई हाइट नहीं है, एक स्टीप पोर्शन मिलेगा आपको, ओके, ये चीज है। लो इन हाइट आर फॉर्म्ड ऑफ वॉल्केनिक डस्ट एंड एश। एग्जाम्पल आपको वॉल्केनो पेरिक्विटिन जो कि मैक्सिको में है, वो इसका एक काफी अच्छा उदाहरण है। सिंडर वॉल्केनो कह लें या सिंडर कोन कह लें। कंपोजिट वॉल्केनो इट इरप्ट कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बसाल्ट। ये क्या करता है, इट इरप्ट कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बसाल्ट। बसाल्ट से भी इसका लावा और पतला होता है कंपोजिट वॉल्केनो का, ठीक है। मगर क्या होता है, ये कभी आप कहेंगे कि सर सील वॉल्केनो में जहां पे है इस तरीके से सील वॉल्केनो या सिंडर वॉल्केनो, जहां पे आपने कहा कि सिंडर वॉल्केनो का लावा काफी पतला होता है तो इस तरीके से स्टीप हो गया, वहीं पे कंपोजिट वॉल्केनो का भी लावा काफी पतला होता है, तो फिर ये स्टीप क्यों है, ये फ्लैटन क्यों नहीं है। देखिए उसका एक रीजन ये है कि ये जो रिफ्ट करता है लावा वो काफी कूलर होता है, मीन्स ठंडा होता है, तो जहां से भी निकलता है वहीं पर ये कलेक्शन होना चालू हो जाता है। गर्म होता तो ये और तेजी से फैलता चला जाता, मगर ये क्या है, ठंडा है तो कलेक्शन एक ही जगह पे हो रहा है। एक्सप्लोजिव इरप्शन, हालांकि इसका जो इरप्शन होता है वो काफी एक्सप्लोजिव है, मीन्स काफी तेजी से के साथ होता है, ओके। द मटेरियल एक्यूमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर। क्या करता है कि जहां से मीन्स वेंट, ये वेंट है जहां से वो मटेरियल निकलता है, तो जहां से निकल रहा है उसी जगह के आसपास ही इसका कलेक्शन चालू हो जाता है। जब कलेक्शन चालू हो जाता है तो ये स्टीप हो जाएगा, जैसे जैसे कलेक्शन की वजह से डिफरेंट लेयर बनती चली जाएंगी, तो उसी कारण इसकी हाइट और बढ़ती चली जाएगी। नाउ द मटेरियल एक्यूमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर एंड दिस मेक्स द माउंट अपीयरिंग एज कंपोजिट वॉल्केनो। इसी कारण से ये एक माउंट की जैसा आपको लगेगा, एक पहाड़ के जैसा। नाउ काल्डेरा, ये भी मोस्ट एक्सप्लोसिव है जिस तरीके से कंपोजिट वॉल्केनो। द कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड काल्डेरा। जो कोलैप्स डिप्रेशन है मींस ये इतनी तेजी से स्टीप होता है, मींस इतनी इनकी स्टीप है, हाइट है, मगर उसके बावजूद भी इसमें एक्सप्लोजन इतनी तेजी से होता है, और ये एक्सप्लोजन सीधा होने की वजह से, एकदम स्ट्रेट होने की वजह से उसी जगह पे गिर जाता है जहां से निकला है, ठीक है, ये चीज है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोलैप्स्ड डिप्रेशन आर कॉल्ड काल्डेरा। इसी को ही हम जहां पर वो कोलैप्स्ड हुआ है, और इस तरीके से कोलैप्स्ड होने की वजह से वो स्टीप ना होकर एक फ्लैटन शेप ले लेता है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, ये एक नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो है। हाईली फ्लूइड लावा, इसका भी और भी ज्यादा पतला होता है लावा। डेक्कन ट्रैप कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटो। और फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो वॉल्केनो है, इसका एक एग्जांपल आप डेक्कन ट्रैप मींस ये महाराष्ट्र प्लेटू तक जो डेक्कन ट्रैप है जो फैला हुआ है वो इसी की वजह से है। क्यों, क्योंकि ये जो लावा निकला है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से वो इतना ज्यादा फ्लूइड है जो कि फैलता चला गया।
इस वजह से इसकी रेंज आप देख सकते हैं, जो प्लेटू है वो काफी दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, इधर आंध्रा, तो ये सारे एरिया तक इसका मीन्स एरिया है, जो कि महाराष्ट्र प्लेटू भी इसका एक पार्ट हो गया है। ओशियनिक रिज वॉल्केनो, ये क्या है? दीज वॉल्केनो ऑकर इन द ओशियनिक एरियाज। इस तरीके के वॉल्केनो किस एरिया में होंगे? जहां पे ओशन होंगे। ओके, ओशियनिक एरिया में, इंटीरियर में, जहां पे मैंने अभी बताया था कि सुनामी वगैरह जो ओशियन के इंटीरियर में जो माउंटेन्स हैं या वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, वहां से फिर ये अर्थ सेकिंग स्टार्ट होती है। ओके, उनके इरप्शन की वजह से अर्थ सेकिंग स्टार्ट होती है। अर्थ सेकिंग स्टार्ट होने की वजह से यहाँ से जो वेव्स हैं ये ऊपर उठती हैं और ये सरफेस एरिया या कॉन्टिनेंटल एरिया की तरफ बढ़ती है आगे। यही सुनामी है। ओके, वेव्स तो नॉर्मली वैसे भी उठती हैं, मगर उनकी हाइट इतनी नहीं होती जितनी कि सुनामी में जो वेव्स होती हैं उनकी हाइट होती है। ओके, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।